नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से जो रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जिनका एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का, उनके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता ही है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स और मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन पर जो भी प्रश्न बने हैं रेलवे के द्वारा वो देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के साथ इस पूरे टॉपिक को समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको ये टॉपिक कभी भी भूलेगा नहीं। वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के साथ इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। संभाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। परंतु समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था तथा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। कौन सा? अनुच्छेद 39A। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो जो भी मूल कर्तव्य हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, इसे किस संविधान के संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा मूल संविधान था ना, उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, पर बाद में 42वां संविधान संशोधन किया गया जो कि 1976 ईस्वी में किया गया और इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और उसके बाद 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को शामिल कर लिया गया। अब टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। याद रखिएगा, जब हमारा मूल संविधान बना था ना, उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में 42वां संशोधन किया गया 1976 ईस्वी में, 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और उसके बाद 86वें संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य को शामिल कर लिया गया। तो टोटल मिलाकर अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो कर्तव्यों को लेकर एक महात्मा गांधी जी का कथन है जो मैंने आपको मौलिक कर्तव्य वाली वीडियो में भी बताया था, क्योंकि आजकल एग्जाम में कथन बहुत पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी का कथन है, हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ये महात्मा गांधी जी का कथन है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इसीलिए मैंने इसे भी साथ में बता दिया आपको। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। परंतु संभाषण का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, यही इसका सही जवाब होगा। तो एक बार मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं इसे हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है और मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो पहले जो संपत्ति का अधिकार था यह भी मौलिक अधिकार था, परंतु बाद में 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो पहले जो संपत्ति का अधिकार था ना, यह भी मौलिक अधिकार था, परंतु बाद में क्या किया गया? संविधान में संशोधन करके इसे मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति का अधिकार बना दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया? तो मौलिक अधिकार वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ था, वहाँ पर आप देख लेना। तो अब हम देख लेते हैं कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं
यानी कि कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? पहला है समता या समानता का अधिकार। तो मैंने ट्रिक से आपको याद भी कराया था कि इसे EF, ER और ER से याद करना है। E यानी कि इक्वेलिटी, E से F से फ्रीडम, फिर E से एक्सप्लॉयटेशन, R से रिलीजन, E से एजुकेशनल और R से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो सबसे पहले है समता या समानता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक इसका वर्णन है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। तो 6 मौलिक अधिकार हैं जो मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो वैसे तो संविधान की प्रस्तावना को भारत की आत्मा कहते हैं, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। कैसे? क्योंकि जो इसका अनुच्छेद 32 है ना, इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। तो जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। किसे? अनुच्छेद 32 को। इसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इतनी ताकत है आपके मौलिक अधिकारों की। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है ना, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसी को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो मैंने आपको बताया था भाग 3, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो भारत के संविधान के भाग 3 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 का विवरण शामिल है और मौलिक अधिकार अर्थात भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैंने आपको बताया था। और भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, वो हमने देख लिए। थोड़ा बड़ा सा है पर इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने घंटों के भीतर जज के सामने यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है 24 घंटे, ऑप्शन डी। जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार देता है हमें। इसके अंतर्गत 2 पॉइंट आते हैं। एक है अपराध के बाद हमें गिरफ्तार किया जाता है और एक है अपराध के पहले भी हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो पहले देख लेते हैं अपराध के बाद, जिसे दंडात्मक निरोध भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या क्या अधिकार होते हैं? तो पहला अधिकार है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। जब भी पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है ना, तो आरोपी के पास ये अधिकार है कि वो हिरासत में लेने का कारण पूछ सकता है। दूसरा अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना ही पड़ेगा। तो पुलिस वाले को आरोपी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। और तीसरा अधिकार है कि आप अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है, यानी कि आप अपने पसंद का वकील रख सकते हैं। तो ये 3 अधिकार हैं जो कि आपको अपराध के बाद मिलेंगे। और दूसरा है अपराध के पहले। तो अपराध के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आप सोचेंगे कि अपराध तो किया नहीं तो गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। तो देखिए, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था ना, तो उससे पहले क्या किया गया था? जितने भी अलगाववादी नेता हैं इन्हें नज़रबंद कर दिया गया था, एक तरह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि उन्होंने अभी ऐसा कोई अपराध किया नहीं था, पर उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। क्योंकि अगर उन्हें गिरफ्तार ना किया जाता तो भड़काऊ भाषण देते, जिसके कारण क्या होता? हिंसा फैलती। इसीलिए उन्हें अपराध के पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह है अपराध के पहले निवारक निरोध। इसे निवारक निरोध कहते हैं। तो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मैंने आपको बता ही दिया। और इसमें वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। याद रखिएगा, उसमें हमने देखा कि 24 घंटे के अंदर जो मुजरिम है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, पर इसमें क्या है कि ऐसे व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए। तो ये कानून एक एक्ट से मिलता जुलता है जो कि अंग्रेज लेकर आए थे। आपको पता है कौन सा? रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट में भी क्या था कि बिना किसी अपील, बिना किसी दलील के आपको जेल में डाल दिया जाएगा शक के आधार पर। उसी प्रकार का ये कानून है कि अगर सरकार को शक हुआ कि आप हिंसा भड़काएंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जिसके कारण अशांति फैले, तो आपको पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है इसके तहत। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख ही रहे हैं कि कितनी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2009 में ये अधिनियम पारित किया गया था। तो संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में पारित हुआ था तथा ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। भारत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और ये अनुच्छेद 21A में दिया गया है और यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। इसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। यानी कि सरकार के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाती है और ये उनका मौलिक अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो हमने जो ये मौलिक अधिकार लिया है ये किस देश के संविधान से लिया है? तो इसका सही जवाब क्या है? अमेरिका। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है कि भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति आयु क्या है? तो किस आयु के बालक कारखाने में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 14 वर्ष। ये याद रखेगा, 18 वर्ष नहीं है, 14 वर्ष है। तो भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की जो अनुमति आयु है ये 14 वर्ष है। तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। कितने वर्ष की आयु तक के बालक को? 14 वर्ष की आयु तक के बालक को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो गोपनीयता का अधिकार क्या है? प्राइवेसी का अधिकार। तो प्राइवेसी का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट किस भाग में आते हैं? तो भाग 3 में। घुमाकर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए कि जो गोपनीयता का अधिकार है ये हमारा फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताए थे भाग 3 में आते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के तहत, जिसमें जीवन का अधिकार तथा निजी स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत निजता या गोपनीयता के अधिकार को भी मौलिक अधिकार माना गया है। तो पहले ये हमारे मूल संविधान में प्राइवेसी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था, परंतु बाद में अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। याद रखिएगा, जो प्राइवेसी का अधिकार था ना, ये हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं था, परंतु बाद में अगस्त 2017 में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह सर्वसम्मति से कहा है जो भी प्राइवेसी का अधिकार है यानी कि निजता का अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो अभी हमने पढ़ा ही कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादा हमारे संविधान के डैश अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो जितने भी मूलभूत अधिकार हैं यानी कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। तो मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो मैंने आपको बताया कि इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को,
और भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार सभी नागरिकों को दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? क्या पूछा गया है कि कौन सा विकल्प है जो भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था। तो मैंने आपको बताया कि जो निजता का अधिकार था ना, ये हमारा मूलभूत अधिकार नहीं था, इसे बाद में मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। तो भारतीय नागरिकों को निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं था। वर्ष 2017 में 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति के साथ निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है। तो पहले ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं था, इसे बाद में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है। जीने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। देश की रक्षा का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देश की रक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश की रक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? तो स्वाधीनता का अधिकार इसकी गारंटी देता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। परंतु व्यवसाय का अधिकार यानी कि रोजगार की गारंटी नहीं देता मौलिक अधिकार। एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है कि सरकार हमें एम्प्लॉयमेंट दे, इसकी गारंटी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि परमादेश रिट क्या होती है? तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। ये मौलिक अधिकार वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था। तो परमादेश रिट क्या होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना, इसे परमादेश रिट कहा जाता है। तो रिट कितने प्रकार की होती है? तो सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रिट जारी करता है। तो रिट 5 प्रकार की होती है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट है परमादेश, तीसरी है अधिकार परीक्षा, चौथी है प्रतिषेध और 5वीं है उत्प्रेषण। तो इनको मैंने डिटेल में मौलिक अधिकार वाली वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पर मैंने बस आपको एक बार बता दिया कि ये 5 प्रकार की रिट होती हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है एग्जाम्पल के साथ, तो आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर मौलिक अधिकार का सेकंड पार्ट देख लेना। तो परमादेश की बात हुई है, तो परमादेश में आपको समझा देता हूँ। तो परमादेश में क्या होता है? जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उस पर सख्त कार्यवाही कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या होता है, उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए आप रेलवे टिकट कराने के लिए रेलवे स्टेशन पर गए, रेलवे काउंटर पर, और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर 2 काउंटर हैं। एक काउंटर पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और जो दूसरा काउंटर है इस पर लाइन नहीं लगी हुई। तो आप चले जाते हैं और कहते हैं एक टिकट कर दीजिए, पर अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो कहता है सर्वर डाउन है। तो आप कहते हैं ठीक है, और आप रोज़ यहाँ से अप डाउन करते हैं। अगले दिन आप फिर आते हैं और आप देखते हैं दोबारा वो लाइन खाली है, और आप पूछते हैं तो आपको वही सेम उत्तर मिलता है कि सर्वर डाउन है। तीसरे दिन आप देखते हैं, तीसरे दिन भी व्यक्ति वही कहता है कि सर्वर डाउन है। तो आप अंदर चले जाते हैं, आप देखते हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है, 3 पत्ती खेल रहा है, यानी कि ताश की गेम खेल रहा है। तो आप क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और उसके खिलाफ रिट जारी करवा देते हैं, क्योंकि ये सरकारी व्यक्ति है और अपने पब्लिक ड्यूटी का निर्वाह नहीं कर रहा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिट जारी कर देगी कि आपको अपने कर्तव्य का पालन करना होगा, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो परमादेश आपको समझ आ गया ना कि जब भी कोई सरकारी अधिकारी अपनी पब्लिक ड्यूटी यानी कि सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उस पर सख्त कार्यवाही की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। ये दूसरी प्रकार की रिट है जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है और ये प्रश्न में पूछा गया है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है शरीर को प्रस्तुत करना। तो जब भी किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को ये आदेश देता है कि जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है
तो उसे क्या करना पड़ता है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, पर उसे 24 घंटे के अंदर वो जज के सामने पेश नहीं कर रहा, तो आपका वकील क्या करेगा, जज के सामने जाएगा और कहेगा कि इस व्यक्ति को इस पुलिस अधिकारी ने जेल में बंद करके रखा है 2 दिनों से, और 24 घंटे के अंदर ये कानून होता है कि उसे पेश करना पड़ेगा, पर पेश नहीं कर रहा। तो उसी समय मजिस्ट्रेट ये रिट जारी करेगा, जिससे कहेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण कि उस व्यक्ति को मेरे सामने तुरंत उपस्थित किया जाए, अन्यथा उस पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। तो यही ये प्रश्न पूछा गया था कि उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। अब प्रश्न आप समझ गए, तो इसका सही जवाब क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये क्या है, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो भारत में जो ये मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, 11 मौलिक कर्तव्यों का। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम का निषेध ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये अनुच्छेद 23 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है। तो मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वे संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये पहला कर्तव्य है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका भी पालन करे। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये 5 मौलिक कर्तव्य हो गए। छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। और 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। क्योंकि ये बच्चों का मौलिक अधिकार है, तो उनके पिता या संरक्षक का ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो बताइए, ये मौलिक कर्तव्य उन्होंने दे दिया ना, तो आपसे क्या पूछा है कि ये किसके अंदर आएगा। तो जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं इनका वर्णन अनुच्छेद 51A में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का अधिकार हमें कौन सा अनुच्छेद देता है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19A, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
तो देखिए, जो अनुच्छेद 19 है ना, इसके अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं। परंतु जो हमारा मूल संविधान था ना, इसमें 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। परंतु जो संपत्ति का अधिकार है, मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि अब ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब हमारे पास 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो सबसे पहले है 19A, यानी कि 19(1), जो कि है बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही भारतीय संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपना राष्ट्रीय ध्वज फैला सकते हैं, 19A। अगला है 19B, सभा करने की स्वतंत्रता। 19C में क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19D में है देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। 19E में क्या है, किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19F जो कि संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 19G में क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये अनुच्छेद 19 के अंदर हमें कुछ स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो शोषण के विरुद्ध कौन सा अनुच्छेद हमें अधिकार प्रदान करता है? तो निम्नलिखित में से देखा जाए तो अनुच्छेद 23 इसका सही जवाब होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा सभी व्यक्तियों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या है, तो मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का इसमें प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या होता है, तो 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, ये मैंने आपको बताया था। अनुच्छेद 21 इसमें आया है। तो अनुच्छेद 21 में हमारे पास प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो भी हमने डिटेल में पढ़ भी लिया। तो आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी के हितों की रक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 26 में क्या है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 27 क्या है, तो धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 28 में क्या है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। तो जितने भी मौलिक अधिकार है ना, ये तो आप एक बार जरूर देख लें। अगर आपको अभी तक नहीं याद हुए तो वीडियो देखकर आपको जरूर याद हो जाएंगे। पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देख लेना मौलिक अधिकारों वाली। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।